अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, हिंदी में भी इसको बोलते हैं ठोस अवस्था। तो अपना चैप्टर है ठोस अवस्था। इसको हम कहेंगे सॉलिड स्टेट। तो देखो बच्चों, सॉलिड स्टेट जो एक ऐसा चैप्टर है जिसका अपने पेपर के अंदर क्वेश्चन 100% आता है कंपटीशन में, और बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसका, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इसका। बस इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोगों को अच्छे से समझने होंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसके पॉइंट समझा देता हूँ किस तरीके से अपन को ये चैप्टर को पढ़ना होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें सॉलिड की कि सॉलिड क्या है, सॉलिड एक ऐसी स्टेट होती है द्रव्य की जो फ्लो नहीं करती है, मतलब जो बह नहीं सकती है, जो प्रवाहित नहीं हो सकती है। सॉलिड स्टेट वह स्टेट होती है जो प्रवाहित नहीं होती है। जानते हो आप लोग अच्छे से कि ठोस कभी भी प्रवाहित नहीं होते हैं। ठीक है, और अपन ये कहें कि ठोसों का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठोसों का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो द्रव्य की अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, वो आप लोग जानते भी हो, और उतना पढ़ने की अपन को यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। हम लोग सीधा टू द पॉइंट पे आते हैं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोसों के प्रकार, ठोस बेसिकली बच्चों दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठोसों के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे होते हैं बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, ये ठोसों के दो प्रकार हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, अवयवी कणों की एक, या अपन इसको ऐसे कहेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित होते हैं। इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। देखिए आप, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जिनमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इनमें एक दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे तो इसमें अवयवी कणों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। इनमें लघुपरासी व्यवस्था होती है। तो ये है बेसिकली दोनों में डिफरेंस जो है कि इनमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे और इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण कोई निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं और इनमें लघुपरासी व्यवस्था होती है। इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मानो हम कोई ठोस लेते हैं, देखिए आप, यहां पे A है, कोई अवयवी कण यहाँ B है, फिर A आया, फिर B आया, फिर A आया और फिर B आया। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो B, A, फिर यहां पे B, फिर यहां पे A, फिर यहां पे B और फिर यहां पे A।
ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था आपको दिख रही है, एक निश्चित क्रम दिख रहा है। माना ये कोई ठोस है जो कि ए बी से मिलकर बना हुआ है, ए बी इसके अवयवी कण है। तो देखो पहला अवयवी कण है ए, उसके बाद अवयवी कण आया बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर बी ए, फिर बी ए, फिर। तो देखो एक व्यवस्था है, एक निश्चित क्रम है। तो इस प्रकार के जो ठोस होंगे इन्हें हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, अब देखो यहाँ पे ए है, फिर ये बी है, फिर बताओ आगे क्या आएगा बच्चों? इस बी के बाद में क्या आएगा? ए आएगा, और फिर उस ए के बाद में क्या आएगा? बी आएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें, ये इस डायरेक्शन में, अगर आप ऊपर देखें तो देखो यहाँ पे ए है, फिर बी है, फिर इसके नीचे बताओ क्या आएगा? ए, फिर उसके नीचे बताओ क्या आएगा? बी। तो हमें पता है कि इसके बाद क्या आने वाला है और कौन सा कण आने वाला है। इसे हम बोलते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था, है ना। यानी कि लॉन्ग रेंज में भी ये ऑर्डर्ड होते हैं इसके अवयवी कण, इसे अपन बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। हमें पता है कि इधर जाने पे कौन सा कण हमें मिलने वाला है, और ऊपर जाने पर भी हमें पता है कि कौन सा कण हमें मिलने वाला है। आ रही बात समझ में? इसी चीज को अगर आप यहाँ पे देखें अक्रिस्टलीय ठोस में, तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा? देखिए पहले ए आया, फिर बी आया, फिर बी आया, फिर वापस ए, फिर बी, फिर यहां बी ए, फिर यहां बी, फिर यहां बी। देखिए आप, यह अक्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था है कि पहले आपको कण मिला है, यह अक्रिस्टलीय ठोस माना हमने, ये कोई अक्रिस्टलीय ठोस है और ये उसके अवयवी कण है। तो पहला कण है ए, उसके बाद में है बी, फिर उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में ए, फिर बी। अब आगे क्या आएगा वो हमको नहीं पता। बी ए, फिर बी और फिर आगे का कोई पता नहीं। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे जो व्यवस्था होगी वो केवल एक लघु परासी व्यवस्था होगी। लघु परासी कैसे? देखो यहाँ पे जो, अगर हम इस व्यवस्था को देखें, बी के बाद ए आया, फिर बी के बाद ए आया, तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर दिख रहा है अपन को, कुछ व्यवस्था दिख रही है, लेकिन उसके आगे का हमको पता नहीं है। नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो हमें नहीं पता यहाँ पे कौन से कण आने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो व्यवस्था होती है ये एक लघु परासी होगी, एक शॉर्ट रेंज में होगी, जैसे ये एक लघु परासी व्यवस्था है। लेकिन पूरे क्रिस्टल में अगर हम बात करें दीर्घ परासी की, तो व्यवस्था अपन को यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो ये बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन लोग बात करें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के दूसरे अंतर की, तो हम यहां फिर से लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और इधर हम लिखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखो क्या होता है, इनके गलनांक तीक्ष्ण व निश्चित होते हैं। इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, ये ताप बढ़ाने पर पहले नरम होते हैं और फिर पिघलते हैं। देखिए इनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं और इनके गलनांक निश्चित नहीं होते। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ये पहले पिघलेंगे, पिघलने के बाद ये पहले क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे, नरम होंगे, नरम होने के बाद में ये पिघलेंगे, अर्थात ये ताप की एक परास में पिघलते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो मैं आपके सामने एक यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, जैसे हमने यहाँ पे लिया ताप और यहाँ पे अपन ने लिया
समय। तो जैसे मान लो ये है इस तरीके से, ये ग्राफ है, ये ठोस के लिए है, यहां पे ठोस एवं द्रव दोनों हैं, और ये फिर आपका द्रव आ गया इस लाइन पर। तो देखिए ठोस का मान लो, पहले मान लो कोई किसी टेम्परेचर पर आपका ठोस था, जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो तो ठोस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। एक स्टेट ऐसी आएगी, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर देखो, यानी कि ये वो टेम्परेचर है देखो, जैसे आपने ठोस को गर्म किया, ठोस को गर्म करने पे ठोस का ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर क्या होगा, जैसे जैसे आप ताप को बढ़ाओगे एक बिंदु ऐसा आएगा, एक निश्चित ताप ऐसा आएगा जिस पर पूरा का पूरा ठोस जो होगा वो द्रव में बदल जाएगा। देखो जब ठोस यहां से द्रव में जा रहा है और ये द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तब देखो ताप नहीं बदल रहा है, ताप अपना कांस्टेंट है, ठीक है। और जब पूरा का पूरा द्रव ठोस आपका द्रव में बदल जाएगा तो वापस फिर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा, तो यहां पे द्रव का ताप बढ़ने लगा। तो यानी कि ये वो टेम्परेचर है जो इस ठोस का गलनांक बिंदु था। तो गलनांक बिंदु पे कभी भी क्या होता है, ताप नहीं बढ़ता है। एक फिक्स टेम्परेचर पे एक निश्चित ताप पर क्या होगा, पूरा का पूरा जो ठोस होगा वो पिघल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का ग्राफ अपन को देखने को मिलेगा। और अगर यही ग्राफ अपन यहाँ पे बनाए इस जगह पे, तो ये ग्राफ जैसे अपन ने यहां पे ताप लिया और यहां पे समय लिया, तो यहां पे जो कुछ ग्राफ का नेचर आता है वो कुछ ऐसा आएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। कि जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते ठोस का ताप बढ़ेगा और ये पिघलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको एक रेंज देखने को मिल रही है, यहां फिक्स कोई टेम्परेचर नहीं आ रहा, देखो यहां पे, यानी कि ये जो बेसिकली आपका ठोस होगा वो यहां से यहां तक परिवर्तित होगा। मतलब ठोस जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे यह पिघलेगा, नरम होगा, फिर ये धीरे 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 ये पिघलना चालू होगा। तो देखो यहां पे कोई ताप का एक निश्चित बिंदु नहीं है कि जिस पर पूरा का पूरा ठोस पिघल जाए। तो यहां पे अपन को एक ताप की परास देखने को मिलती है, जबकि वहां पे अपन को एक निश्चित बिंदु मिल रहा है कि इस बिंदु पर, इस टेम्परेचर पर पूरा का पूरा ठोस आपका द्रव में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ताप की एक परास है। तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। आ रही बात समझ में? इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने अगले बिंदु की, तो अगला बिंदु अपना ये है क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। भाई बच्चों आप एक चीज सोचो, जैसे आपने सोडियम का कोई एक पीस लिया, सोडियम के पीस का, सोडियम है एक क्रिस्टलीय ठोस है, इसका फिक्स कोई ना कोई एक मेल्टिंग पॉइंट होगा। या जैसे आपने आयरन लिया, वो भी एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो आयरन का क्या होता है, अपना एक फिक्स गलनांक बिंदु होता है, ठीक है ना। आयरन का अपना एक फिक्स गलनांक बिंदु होता है, जैसे मान लो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब टेम्परेचर आपका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव करेगा, वहां पर आएगा, तब पूरा का पूरा जो आपका आयरन होगा वो पिघल जाएगा एक साथ। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में जैसे आप प्लास्टिक की बात करो, आप प्लास्टिक को जब गर्म करते हो तो एक बार में थोड़ी ना पूरा पिघल जाता है। जैसे आप प्लास्टिक को गर्म करोगे, जैसे आप टेम्परेचर दोगे, तो प्लास्टिक पहले नरम होना स्टार्ट होगा, नरम होने के बाद में फिर उसके बाद वो पिघलना चालू करेगा। तो यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर देते जाओगे वो नरम होगा, पिघलना स्टार्ट कर देगा और वो पिघलता जाएगा, ठीक है। यानी कि उसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाओगे ज़्यादा नरम होगा, ज़्यादा पिघलेगा। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित बिंदु होता है, एक निश्चित गलनांक बिंदु होता है, उस गलनांक बिंदु पे पूरा का पूरा ठोस एक साथ पिघल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये उदाहरण था अपना। सेकंड, अगर अपन अंतर की बात करें तो यह विषम देशिक प्रकृति के होते हैं।
विषमदेशिक को हम लोग बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक। अक्रिस्टलीय ठोस यह समदेशिक प्रकृति के होते हैं। समदेशिक का मतलब होता है आइसोट्रोपिक। देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रोपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। यानी कि विभिन्न दिशा में जाने पर, अगर हम क्रिस्टलीय ठोस के अंदर विभिन्न दिशाओं में जाएंगे तो उसके जो गुण होंगे वो भी भिन्न भिन्न हमें प्राप्त होंगे। दिशा बदलने पर क्रिस्टलीय ठोसों के गुणों में परिवर्तन आता है, जबकि इसमें अगर आप दिशा को बदलोगे विभिन्न दिशाओं में तो उनके जो गुण होंगे वो समान प्राप्त होंगे। ठीक है ना। विभिन्न दिशाओं में जाने पर अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, समान गुण प्राप्त होते हैं। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अगर आप विभिन्न दिशाओं में जाओगे तो क्रिस्टलीय ठोसों के गुणों में परिवर्तन आता है। ठीक है, इसको आप लोग कैसे समझोगे, जैसे मैं आपको बताऊं। देखिए, ये ए बी ए बी, इसी तरीके से अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस बनाऊं, देखिए अब अगर मैं यहां पे इस दिशा में अगर मैं जाता हूं, इस दिशा में, तो देखो मेरे को पहले कण कौन सा मिला, ए, फिर मुझे कौन सा मिलेगा बी, फिर मुझे कौन सा मिला ए, इसके बाद मुझे कौन सा मिलेगा बी, और उसके बाद मुझे कौन सा मिलेगा ए। तो मुझे पता है इस दिशा में जाने पर मुझे कौन से कण मिलने वाले हैं। ठीक है, एक आप इस दिशा में जाओ, इस दिशा में, तो देखो यहां पे आपको मिला ए, फिर आपको मिला ए, फिर आपको मिला ए, फिर ऊपर जाओगे आप तो आपको मिलेगा ए। तो देखो जैसे ही हमने दिशा बदली, कणों की व्यवस्था बदल गई। जैसे ही आप लोगों ने दिशा को बदला, कणों की व्यवस्था बदल गई। इस दिशा में जाने पर आपको व्यवस्था मिल रही थी ए बी ए बी ए बी ए बी, और इस दिशा में जाने पर आपको जो व्यवस्था मिल रही थी वो ए ए ए ए। तो व्यवस्था बदलने पर अगर कणों की व्यवस्था बदल जाएगी, कण हमें विभिन्न प्रकार के प्राप्त होंगे, तो उनके जो गुण होंगे वो भी विभिन्न होंगे, गुण भी हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आप इस दिशा में जाओ, अक्रिस्टलीय ठोसों में कौन सा कण मिला, बी, फिर आपको मिला ए, फिर आपको मिला बी। भाई अगर आप शुरू से देखें तो बी था, फिर बी था, फिर ए था, फिर बी था। अब आगे हमको नहीं पता कौन सा कण हमारे पास हमें आने वाला है। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से इसमें जाएं, अगर आप मान लो इस डायरेक्शन में जाते हो तो आपको पहले कौन सा कण मिला, बी, फिर आपको मिला बी, फिर आपको मिला ए। अब हमको नहीं पता आगे ऊपर क्या मिलने वाला है, तो हमें यहाँ पे दोनों दिशाओं के अंदर कण हमें किस प्रकार के मिलेंगे ये हमको नहीं पता है। तो अपन इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, इस दिशा को भी सेम मान लेते हैं कि भाई पता तो है नहीं क्या मिलने वाला है, और इस दिशा को भी हम लोग सेम मान लेते हैं। तो क्या होता है कि इसके अंदर दिशा बदलने पर कणों की व्यवस्था का कोई निश्चित क्रम नहीं है, हमें कोई कुछ भी मिल सकता है। तो इस कारण अपन इनको क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं। यहां तो हमको क्लियर दिख रहा है कि व्यवस्था बदल रही है, तो इसलिए इसके गुण बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे दिशा बदलने पर इनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमें एक ही प्रकार के गुण जो होंगे वो प्राप्त होंगे, क्योंकि हमें ऑर्डर तो पता ही नहीं है ना। तो इस कारण अपन इस दिशा को भी और इस दिशा को भी क्या करके चलते हैं, सेम मान करके चलते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये हुआ इसका विषमदेशिक प्रकृति। इसके बाद लास्ट में अपन यहाँ पे इसके उदाहरण लिख लेते हैं। अब इसके जो उदाहरण होंगे अगले बिंदु में, एग्जाम्पल, सभी आयनिक ठोस जैसे NaCl, KCl है ना, या धातु में जो होती हैं वो इसके उदाहरण हैं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे आपके, एग्जाम्पल, कांच हुआ, ग्लास, प्लास्टिक, वुड,
ये सब क्या है, आपके अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है क्रिस्टलीय ठोसों की, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई एक निश्चित ज्यामिति या कोई निश्चित कोई भी आकृति इनकी नहीं होती है। कांच को आप किसी भी शेप में डाल सकते हो, प्लास्टिक को आप किसी भी आकार में परिवर्तित कर सकते हो, क्योंकि ये गर्म करने पर नरम होते हैं। अगर ये नरम होंगे तो आप किसी भी आकार में इनको डाल लोगे, हरी बात समझ में। जबकि ऐसा इसमें नहीं होता है, आप इनको गर्म करोगे तो एक टेम्परेचर आने पर ये पूरा का पूरा एक साथ पिघल जाता है, ठीक है। तो ये अपने इसके उदाहरण हुए। ये क्रिस्टलीय ठोस है, तो ये दोनों में बेसिकली क्या था, डिफरेंस था, जो हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं अगले बिंदु पर, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। अब जो हमको अगला बिंदु पढ़ना है वो है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो देखो, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार में सबसे पहला बिंदु जो है, पहला जो ठोस आता है वो आते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयनिक ठोस, देखो आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होंगे वो होंगे आयन, धनायन व ऋणायन, और इनमें जो आकर्षण बल होगा वो होगा स्थिर वैद्युत आकर्षण। इनमें किस प्रकार का आकर्षण बल होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? NaCl, KCl, Na2SO4, ये कई सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। ये एक प्रकार के आयनिक ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण जो होते हैं, मतलब बेसिकली ये जो हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो हम ये वर्गीकरण कर रहे हैं, इसका बेसिस क्या है? उनके अवयवी कणों की प्रकृति और उन अवयवी कणों के मध्य में लगने वाला बल। इस आधार पे अपन क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो पहला इसके अंदर आता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में अवयवी कण आयंस होंगे, आकर्षण बल जो होंगे वे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा, और ये इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। दूसरे प्रकार के ठोस अगर हम लोग देखें तो ये ठोस होते हैं अपने धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस में अवयवी कण क्या होंगे? धातुएं, यानी कि परमाणु। आकर्षण बल क्या होगा? भाई धातुओं के बीच में कौन सा होता है बंध? धात्विक बंध। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सारे धातु है। तो इनमें अवयवी कण होते हैं, धातु आकर्षण बल होता है, मतलब ये धात्विक बंध से बंधे हुए होते हैं। तो ये हो गए अपने दो प्रकार के ठोस। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रकार का जो ठोस है, वो है अपने पास में नेटवर्क ठोस। नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस। नेटवर्क ठोस, तो अब नेटवर्क ठोस के अंदर जो अवयवी कण हैं वो बेसिकली आपके परमाणु हैं, और इनमें जो आकर्षण बल होगा वह आकर्षण बल होगा सहसंयोजक बल। तो इनमें बेसिकली कौन से एग्जाम्पल होते हैं अपने सहसंयोजक बंध में? नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब क्या होता है? फैला हुआ, दूर दूर तक, है ना, जैसे BSNL का नेटवर्क।
गाँव गाँव, शहर शहर, जंगल जंगल फैला हुआ BSNL का नेटवर्क है, वो बात अलग है, फ़ोन नहीं लगता है, तो इसलिए BSNL का नया नाम है भगवान से भी नहीं लगता, ठीक है ना। तो नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, जो फैले हुए होंगे, इनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर सहसंयोजक बंद होते हैं, आकर्षण बल और अवयवी कण होते हैं, परमाणु मतलब परमाणु के बीच में जो होते हैं वो सहसंयोजक बंद होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा बताओ बच्चों, जैसे अपना डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2 जिसको हम लोग क्वार्ट बोलते हैं, तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है जैसे SiO2 होता है। SiO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये इस प्रकार से, ये पढ़ा भी था हम लोगों ने P ब्लॉक में। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसमें प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु अन्य परमाणु के साथ में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, और ये बहुत ही एक जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं अपन नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन इनकी चालकता की बात करें तो आयनिक ठोसों की चालकता होती है, लेकिन ठोस अवस्था के अंदर ये चालकता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये गलित अवस्था में या जलीय विलयन में ये चालकता को प्रदर्शित करेंगे। इनके गलनांक उच्च होते हैं। धात्विक ठोसों में भी आप देखोगे कि ये जो होते हैं ये ठोस अवस्था में भी चालकता को प्रदर्शित करते हैं। देखे होंगे आपने कॉपर ओपर के जो वायर होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। इनके भी जो गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। नेटवर्क ठोस की अगर हम लोग बात करें कि ये जो होते हैं ये चालकता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये विद्युत चालकता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन इसमें ग्रेफाइट एक अपवाद होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत चालकता को प्रदर्शित करता है, इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए। और इनके जो गलनांक होते हैं वो अति उच्च होते हैं। अभी तक हमने जितने भी ठोस देखे उनमें सबसे, और जितने भी ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में, उनमें नेटवर्क ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो अति उच्च होते हैं, अति उच्च। इन दोनों के उच्च थे, लेकिन इनका अति उच्च गलनांक होंगे। अति उच्च गलनांक क्यों होंगे, अति उच्च गलनांक, अति उच्च गलनांक क्यों होते हैं, क्योंकि देखो इनके अंदर एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है और यह परमाणु जो होते हैं वो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो इन सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण जो इनके गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं, ठीक है। तो ये हुए अपने तीसरे प्रकार के ठोस। फिर अपन फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फोर्थ होते हैं आपके आणविक ठोस। आणविक ठोस जिनको हम लोग कहेंगे मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड। तो देखो ये फिर तीन प्रकार के होंगे आपके। पहले होंगे आपके ये अध्रुवीय ठोस, फिर होंगे आपके ये ध्रुवीय ठोस, और फिर इनका एक और क्लासिफिकेशन होता है हाइड्रोजन बंधित ठोस। देखिए ये तीन प्रकार के ठोस हैं, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोस, ठीक है। अब इसके अंदर अवयवी कण क्या होंगे, अवयवी कण भाई क्या होंगे, अवयवी कण अणु होंगे। अब ध्रुवीय ठोसों में आकर्षण बल कौन सा होता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं लंदन या परिक्षेपण बल, परिक्षेपण बल, या अपन इसे बोलते हैं ताक्षणिक द्विध्रुव आकर्षण। ताक्षणिक द्विध्रुव आकर्षण, तो जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने आयोडीन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है आपके अध्रुवीय ठोस है। भाई आयोडीन है, भाई दो आयोडीन के मॉलिक्यूल है, आयोडीन एक अध्रुवीय अणु है, तो दो अध्रुवीय अणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है वो लंदन या परिक्षेपण बल होता है, ठीक है ना। भाई जैसे ये I2 का मॉलिक्यूल है, जैसे हल्का सा मैं आपको समझाऊं, जैसे ये एक I2 है और एक ये I2 है। अब देखो यहाँ पे कोई आवेश तो है नहीं कि प्लस माइनस है या प्लस माइनस हो तो उनके बीच में ये दोनों आप आकर्षण बल से जुड़ जाएंगे। ये अध्रुवीय प्रकृति के, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते, लेकिन इनमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो लगातार घूमते रहते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहेंगे और किसी क्षण
हमने ये माना कि जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो राइट हैंड साइड पे क्या हो गया, अधिक हो गया किसी क्षण। ये इलेक्ट्रॉन घूमने के कारण एक क्षण ऐसा आया कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व जो था वो इस तरफ चला गया, तो इधर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने के कारण किसी क्षण की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर डेल नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये डेल नेगेटिव यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा आया, तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले अणु के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां से इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, अगर ये दूर जाएंगे तो यहां पे डेल प्लस आएगा और इधर डेल माइनस आ जाएगा। तो एक क्षण ऐसा आएगा, किसी क्षण इनके बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, और इस आकर्षण बल को ही अपन बोलते हैं ताक्षणिक द्विध्रुव आकर्षण बल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्शन जिसे हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार के हो गए, और ये हम लोग बात कर रहे हैं निम्न तापों पर। तो बेसिकली बच्चों ये किस पर है, निम्न ताप पर, क्योंकि सामान्य ताप पर तो ये ठोस द्रव गैस में मिलेंगे अपन को, निम्न ताप पर। तो ये इसके उदाहरण हो गए निम्न ताप पर, ध्यान रखना निम्न ताप पर बात कर रहे हैं हम लोग, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस में क्या होंगे, अवयवी कण, इसमें भी अवयवी कण अणु होंगे, लेकिन इसके अंदर जो आकर्षण बल होगा वो होगा अपना द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। इसमें कौन सा आकर्षण बल होगा आपका, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए आपके सामने, HCl, SO2, CO2, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ध्रुवीय ठोसों के उदाहरण होते हैं। मतलब इनके अंदर क्या होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। ठीक है ना, जैसे मान लो आप CO2 का मॉलिक्यूल लो, जैसे अगर अपन इसको समझे, जैसे मैंने ये एक CO2 बनाया, वैसे तो ये पूरा अणु क्या होता है, अध्रुवीय प्रकृति का होता है, लेकिन यहाँ पे विद्युत ऋणता में अंतर के कारण इसके ऊपर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव जनरेट होगा। तो अगर मान लो ये दूसरा CO2 का मॉलिक्यूल इसके पास में रखा हुआ है, दूसरा CO2 का मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो दूसरा CO2 का मॉलिक्यूल है, तो यहां डेल पॉजिटिव होगा और यहां डेल नेगेटिव होगा, तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से आकर्षण बल यहां पे डेवलप हो जाता है। तो इस आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और ये जो आकर्षण बल होता है वो परमानेंट होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। मतलब ये उन अणुओं में पाया जाता है जिनके अंदर परमानेंट द्विध्रुव जो होते हैं या इस प्रकार के पोल जनरेट होते हैं, परमानेंट पोल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना हाइड्रोजन बंधित ठोस। इसके अंदर अगर हम लोग अवयवी कण की बात करें तो अवयवी कण अगेन यहां पर अणु होंगे, लेकिन अब यहां पे जो आकर्षण बल होगा वो होगा हाइड्रोजन बंध। तो इनमें बेसिकली जो आकर्षण बल अपन को मिलता है वो होता है हाइड्रोजन बंध। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है आपके पास में वाटर, आइस, NH3 एंड HF। ये भी हम लोग बच्चों निम्न ताप पे बात कर रहे हैं। यहां पे भी ये सारी चीजें जो है वो निम्न ताप पर है ना, निम्न ताप पे ही ये सारे के सारे उदाहरण। अब आप जानते ही हो कि वाटर है, अमोनिया है और HF है, इनके बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे मान लो आपने एक HF का अणु लिया, जैसे मान लो आपने एक H2O लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता के कारण इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा। अलग कलर से ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये वाटर है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। ये दूसरा वाटर का अणु है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो बंध बनेगा इसे बोलते हैं अपन हाइड्रोजन बंध। तो जनरली हाइड्रोजन बंध उन अणुओं में पाया जाता है जिसके अंदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अपने परमाणु होते हैं। तो ये अपने विभिन्न प्रकार के ठोस हुए। पेपर में क्या होता है, देखो बच्चों, ये कुछ उदाहरण हम लोगों को याद रखने पड़ेंगे, और याद भी क्यों, समझ करके याद रखो। अध्रुवीय में क्या होंगे, ऐसे अणु होंगे जो कि अध्रुवीय प्रकृति के होंगे।
ध्रुवीय में क्या आएंगे? ऐसे अणु जो कि ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि परमाणु के विद्युतता में अंतर होगा। हाइड्रोजन बंध में ऐसे अणु आएंगे, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जिसमें एटलीस्ट एक परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन रहा, ये नाइट्रोजन रहा और ये फ्लोरीन रहा। ठीक है, तो ये अपने हो गए इनके उदाहरण। तो ये चीजें हम लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पेपर में कई बार जो होता है डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है इसमें से। अब इसके बाद अपन बात करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम की, 7 क्रिस्टल निकाय। सेवन क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल तंत्र, 7 क्रिस्टल तंत्र, 7 क्रिस्टल तंत्र। देखो बेसिकली हम लोग अगर बात करें बच्चों 7 क्रिस्टल तंत्र की, तो इसमें क्या होता है, सात प्रकार की क्रिस्टल तंत्र पाए जाते हैं। और इन क्रिस्टल तंत्रों में जो अंतर होता है वो, जैसे अपन एक क्यूब की बात करते हैं, क्यूब की, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर अपन को क्यूब के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, क्यूब के बारे में बेसिकली अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग क्यूब की बात करें तो क्यूब में क्या होता है बताओ। अगर मेरे को एक क्यूब को डिफाइन करना है तो क्यूब में अगर हम लोग देखें, देखिए आप ध्यान से, इस क्यूब में अगर मैं इसको ए नाम दूं, इस लंबाई को, इस किनारे की लंबाई को, इसको मैं बी बोलूं, इसको मैं सी बोलूं, तो ये जो एंगल होगा इसे हम बोलेंगे अल्फा, मतलब दो फलकों के बीच का एंगल, इसे बोलेंगे अपन बीटा। और ये जो एंगल होगा ये होगा गामा, ये होगा गामा। ठीक है, ये किनारे की लंबाई कितनी है? ए है, इस किनारे की लंबाई है बी और इस किनारे की लंबाई है सी। ठीक है, क्यूब होता है तो तीनों लंबाई समान होंगी। ये दो फलकों के बीच का एंगल है अल्फा, ये बीटा है और एक ये गामा। तो इनमें अल्फा, बीटा, गामा और ए बी सी के विभिन्न मानों के आधार पे 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। कि ये अगर जो होते हैं, ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। मैं पहले आपको इसके अंदर लिख देता हूं कौन कौन से प्रकार होंगे। तो हम लोग बात करते हैं जैसे यहां पे क्रिस्टल, इसके बाद फिर हम लोग यहां बात करेंगे किनारे की लंबाई, फिर हम लोग यहां पे बात करेंगे जिन्हें हम लोग बोलते हैं अक्षीय दूरी बोल सकते हो जिसे अपन, और ये यहां पे अपन बोलेंगे अक्षीय कोण। यही अल्फा बीटा गामा वाले। तो अब आप देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो फर्स्ट आएगा सबसे पहले क्यूबिक, सेकंड आता है टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ये हुए अपने 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र
जिन्हें मैंने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है ना। इन्हें आप इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं आपको हिंदी भी बता दूंगा, जैसे मान लो इसकी हिंदी क्या होती है। क्यूबिक का मतलब वो अपन बात कर रहे हैं घनीय की, टेट्रागोनल मतलब चतुष्फल की है, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक जो होता है, देखो ये होता है आपका षटकोणीय, ये होते हैं आपके एकंताक्ष, इसे हम लोग बोलते हैं त्रिंताक्ष। तो घनीय हो गया, चतुष्फलकीय हो गया, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक होता है विषम लंबाक्ष। तो ये अपने विभिन्न प्रकार के जो हैं वो क्रिस्टल है जिनको हम लोगों को याद रखना होता है बच्चों। और पेपर में इसका प्रश्न अपना आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर करके ये पूछे जाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं त्रिकोणीय, त्रिकोणीय। हरी बात समझ में। तो ये हुई बच्चों अपने यहां पर तो हमें बेसिकली जो यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है, देखो ये मैंने हिंदी लिख दी आपके सामने इसकी, ये अपने यहाँ पे क्रिस्टल के प्रकार हो गए, ठीक है। अब इनके किनारे, इनमें आपस में क्या संबंध होता है वो अपन को यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है ना। उसके लिए अब अपन क्या करते हैं, देखो इन दोनों कॉलम को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम तो आप देख ही लिए होंगे, इसको तो मैं यहाँ से हटाता हूँ और इस कॉलम को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, देखो आप इस तरफ, ताकि अच्छे से दिख जाएगा। इसको भी हटाओ इधर, इस अक्षीय कोण को लगाओ इधर, यहां आ जाएंगे आपके अक्षीय कोण, ठीक है। और इधर भी क्या अपन क्या करते हैं, किनारे की लंबाई जो अक्षीय दूरी है इसको हटा करके उधर लेके जाते हैं अपन। इधर आ जाएगी आपके किनारे की लंबाई, अक्षीय दूरी, ठीक है। तो ये है अपने बात। अब आप देखें देखो, तो अगर हम लोग घन की बात करें, घन के अंदर क्या होगा, देखो अच्छे से ध्यान रखना, इस घन के अंदर a बराबर b बराबर c होता है, इसमें a बराबर b नॉट इक्वल टू c होगा, और इसमें a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c होगा। तो ये स्टार्टिंग के तीन हो गए जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना, कि भाई जैसे अपना घनीय हो गया, चतुष्फलकीय हो गया और विषम लंबाक्ष हो गया। दिख रहा है अच्छे से आपको। इसी तरीके से अब ये जो तीन हैं, इन तीनों को वापस आप नीचे रिपीट कर दें 1 बाई 1। a बराबर b बराबर c, a बराबर b नॉट इक्वल टू c,
और ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और इसी को आप नीचे रिपीट कर दे, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये तो क्या हो गए आपके इनके किनारे की लंबाइयों को याद करने का तरीका। कैसे याद रखोगे? देखो पहले वाले केस में तीनों इक्वल है, फिर इसमें दो इक्वल है और फिर इसमें एक भी इक्वल नहीं है, फिर इन तीनों को मैंने एज इट इज नीचे रिपीट कर दिया और इसको वापस मैंने एक बार रिपीट कर दिया। तो ये तो हुआ इनको याद रखने का तरीका। इसी तरीके से अगर हम लोग कोण की बात करें तो देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इसमें होगा 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इसमें भी होगा 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इसमें भी होगा 90 डिग्री, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तो होगा लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये स्टार्टिंग के चार हम लोग ऐसे याद रखेंगे। फिर जो लास्ट का लिखा है इसमें आपको लिखना है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो 1 2 3 4 5 तो हमें ऐसे याद हो गए। हेक्सागोनल आप लोग जानते हो, हेक्सागोनल में क्या होगा? हेक्सागोनल के अंदर अल्फा बराबर बीटा बराबर होगा 90 डिग्री के, और जो गामा होता है वो बराबर होता है 120 डिग्री के। गामा किसके बराबर होगा? 120 डिग्री के बराबर होगा। और इसके अंदर क्या होगा? अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन जो गामा बीटा होगा वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये बेसिकली जो है ये इनके याद रखने के तरीके हैं। हम लोग इसको कैसे याद रखोगे? आप लोग इसे इस वर्ड से याद रखें, सी टी और HMT। ये एक वर्ड है सी टी और HMT। हरी बात अच्छे से समझ में? तो ये इनको याद रखने की एक ट्रिक है कि इस तरीके से आप इनको, ना पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे, वो कहेगा कि जैसे षटकोणी अपने पास में क्रिस्टल सिस्टम है, इसकी जो है वो किनारे की लंबाई, उनकी जो एज की जो डिस्टेंस है वो, और इनके जो अक्षय कोण है इनके बीच में क्या संबंध होता है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें ये लिखे हुए रहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है इसका, तो अच्छे से देख ले आप इनको। ये डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए जो मैंने आपको यहां पे बताई। ठीक है, तो इन चीजों को भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखो 2 बातें हैं। एक है, अब अपन बात करते हैं एकक कोष्टिका, ये अपन बात करते हैं, हाँ एकक कोष्टिका लिख लो। एकक कोष्टिका जिसे हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल, और एक होता है आपका क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल लेटिस। तो एकक कोष्टिका क्या होती है? क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम भाग जो विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त होकर के एक क्रिस्टल का निर्माण करता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल या एकक कोष्टिका। यानी कि यह क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग, अपन इसकी चाहे तो परिभाषा लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो आप, क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग, वह सूक्ष्मतम भाग जो विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त होकर, विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त होकर क्रिस्टल का निर्माण करता है। क्या कहलाती है? एकक कोष्टिका कहलाती है। मतलब विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त होकर के ये क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एक क्रिस्टल जालक कहेंगे। ठीक है ना? जैसे मान लो अपन बात करें,
ठीक है। तो ये तो क्या हुआ अपना एकक कोष्ठिका हुई। और क्रिस्टल जालक क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक का मतलब होता है ये जो बिंदु मैंने बनाए हैं, इन बिंदुओं की त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था को हम लोग क्रिस्टल जालक बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं इन बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिलाऊं तो मुझे देखो, अगर मैं इन बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिलाऊं तो मुझे इस क्रिस्टल की आकृति दिखाई देगी। देखिए आप अच्छे से, मैं इन बिंदुओं को अगर मिलाया तो देखो मुझे एक क्रिस्टल की आकृति मिली। यहां पे अपने बिंदु किस किस दिशा में थे? यहां बिंदु था, मैं ऊपर बना देता हूं ताकि क्लियर आपको दिख जाएगा। ये जो बिंदु थे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित थे बच्चों। मैंने एक सीधी रेखा से इनको जोड़ दिया तो मेरे पास एक क्रिस्टल का निर्माण हुआ और मुझे एक क्रिस्टल की एक आकृति दिखाई दी। देखो अच्छे से देखो आप, आ रही बात समझ में? अब इसका जो ये वाला हिस्सा है, देखो ये एक क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, उसके नीचे ये वाला क्यूब और एक ये वाला क्यूब। तो ये तो है एक पूरा क्रिस्टल। इसे तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? दिस इज ए क्रिस्टल। इसे हम लोग क्या, अब देखो ये इनफाइनाइट चलेगा, ये ऐसा नहीं कि यहां एंड हो गया, ये इधर और चलेगा और ऊपर नीचे और चलेगा। तो इसे तो हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल। और इसका जो ये वाला पार्ट है, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो मैं डैश लाइनों से बता रहा हूं, देखो ये क्या है? ये है इसकी एक एकक कोष्ठिका, जो मैंने डेड डैश बिंदु से बताया। आपको दिख रहा होगा एक क्यूब अच्छे से। तो ये पूरे को तो हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल और इसको हम लोग बोलेंगे एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका जिसे हम बोलेंगे यूनिट सेल। तो देखो क्रिस्टल जालक का ये पूरा एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जो विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत होकर के एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एकक कोष्ठिका। तो आपको इस डायग्राम से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या एकक कोष्ठिका है और क्या क्रिस्टल है। ठीक है। तो इस क्रिस्टल की आकृति कैसे होगी? ये एक सरल घनीय क्रिस्टल जालक बनाता है। ठीक है। तो ये हुई अपनी यहाँ पे एकक कोष्ठिका और ये हुआ अपना एक क्रिस्टल। अब विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं जिनको हम लोगों को स्टडी करना है। तो देखो वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार, एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार। तो एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार में पहली आती है अपने पास में सरल घनीय एकक कोष्ठिका, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल। तो प्रीमिटिव यूनिट सेल कैसी होती है? इसके अंदर क्या होगा बच्चों? जैसे ये एक प्रीमिटिव यूनिट सेल में बनाऊं तो प्रीमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है? जो अवयवी कण होते हैं इसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होगा। इसके प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण होगा और एकक कोष्ठिका में क्रिस्टल में वह बिंदु जहां पर कण उपस्थित होते हैं उसे हम लोग कहते हैं जालक बिंदु। ठीक है। तो इसके जो जालक बिंदु होंगे वो क्या होंगे? कोने। कोने टोटल कितने कोने? 8 कोने। कितने कोने होते हैं अपने पास में? 8 कोने हैं यहाँ पे। जालक बिंदु, ठीक है ना। तो जालक बिंदु किसको प्रदर्शित करता है? परमाणु को, अणु को प्रदर्शित करता है, आयन को प्रदर्शित करता है।
को प्रदर्शित करता है। ये जहां पर अवयवी कण रखे हुए हैं यही तो क्या है, जालक बिंदु है। ये सारे जालक बिंदु है। ये जो अवयवी कण जहां रखे हुए इनको अपन कहेंगे जालक बिंदु। तो ये हुई अपनी सरल घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। इसके बाद अब अपन को पढ़नी है सेकंड नंबर पे। सेकंड जो नंबर है वो है आपका केंद्रित एकक कोष्ठिका है। दूसरी आती है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित, तो इनमें क्या होते हैं, जो जालक बिंदु होते हैं वो एक तो कोने तो होंगे ही, घन के कोने तो होंगे ही, लेकिन कोनों के अतिरिक्त भी कोई ऐसी जगह होगी जहां पर अवयवी कण उपस्थित होगा। तो केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं वे एकक कोष्ठिकाएं होती है जिनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो ये मैंने एक एकक कोष्ठिका बनाई। तो इसमें जो अगर अवयवी कण होगा वो आपका कोनों पर तो होगा ही। ये जैसे मैंने कोने बनाए, इन कोनों के अतिरिक्त बॉडी के सेंटर पे, यानी कि यहां बिल्कुल सेंटर पर भी एक अवयवी कण आपका उपस्थित होगा, बिल्कुल क्यूब के सेंटर पर। तो इसे अपन बोलेंगे काय केंद्रित। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं अब सेकंड नंबर की। सेकंड होती है बच्चों फलक केंद्रित। फलक केंद्रित जिसे अपन कहेंगे फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर में क्या होगा, इसका डायग्राम मैं इधर बना देता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका फेस सेंटर के अंदर जो अवयवी कण होंगे कोनों पर तो होंगे ही, आठों कोनों पर अवयवी कण तो हैं, लेकिन प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होगा। यानी कि देखो ये वाला फलक है तो इसके केंद्र पर होगा, इस फलक के केंद्र पर होगा, इस फलक के केंद्र, इसको अपन अलग कलर से बनाते हैं। देखो प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होगा, यानी कि ये वाला देखो इस तरीके से। प्रत्येक 6 फलक होते हैं टोटल अपने, तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी क्या होंगे, इस तरीके से परमाणु होंगे। तो उसे अपन कहेंगे फलक केंद्रित। तीसरे प्रकार की जो एकक कोष्ठिका होती है वो होती है अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित जिसे हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर्ड। इसमें क्या होंगे आपके कोनों पर तो होंगे ही, कोनों पर तो अवयवी कण है ही। ये कोने वाले बना देता हूं मैं पहले। कोनों पर तो होंगे, देखो 8 कोनों पर है, लेकिन कोई 2 आमने सामने के फलकों पर भी होंगे अवयवी कण, 2 विपरीत फलकों पे। जैसे मान लो एक मैंने यहां रख दिया, एक बिल्कुल इसके सामने वाला फलक ये है, यहां रख दिया। तो इस प्रकार की जो एकक कोष्ठिका होती है इसको हम लोग बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो देखो ये विभिन्न कणों की व्यवस्था के आधार पे ये एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार हैं। ये अपने क्या है, एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार हैं। ठीक है ना, ये है अपनी सरल घनीय एकक कोष्ठिका प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें जालक बिंदु आप देख रहे हो प्रत्येक कोने पर उपस्थित होंगे। जालक बिंदु वह बिंदु होता है जहां पे परमाणु, अणु या आयन को प्रदर्शित करता है।
फिर केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं वही एकक कोष्ठिकाएं होती है जिनमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे काय केंद्रित में क्या होगा, कोनों पर तो होंगे ही लेकिन बॉडी के सेंटर पर भी होंगे। तो इस एकक कोष्ठिका का जालक बिंदु क्या होगा, कोने और एक बॉडी सेंटर। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं में क्या होगा, कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होंगे ही लेकिन कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। तो इसका जालक बिंदु क्या हो जाएगा, कोने और प्रत्येक फलक का केंद्र। अंत्य केंद्रित में क्या होगा, जो अवयवी कण होंगे वो कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही लेकिन किन्हीं दो आमने सामने के फलकों पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को अपन बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो इसके जो जालक बिंदु होंगे वो कोने और दो आमने सामने के फलक के केंद्र होंगे। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं और ये सारी बातें आज हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप लोग पढ़ें। ठीक है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है बड़ा आसान है, बस जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊं आपको वो सारी बातें याद रखनी होंगी, फिर आपको चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आएंगी, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आएंगे। इन बातों को बस आप लोगों को याद रखना है।